हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सीतारामम मूवी के बारे में। बहुत ही शानदार इस मूवी की स्टोरी है। तो हम इसकी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सीतारामम मूवी का जो पहला सीन है वह स्टार्ट होता है पाकिस्तानी आर्मी बेस से, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ यह स्टार्ट होता है पहला सीन। तो यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी और जो पाकिस्तानी मुजाहिदीन होते हैं वो दोनों मिलकर कश्मीर का जो इलाका है, इंडिया के अंदर जो कश्मीर है, उसे पाने के लिए वह एक ऑपरेशन चालू करते हैं। और उस ऑपरेशन का नाम रहता है ऑपरेशन जिब्राल्टर। दोनों ही यानी कि पाकिस्तानी आर्मी और मुजाहिदीन दोनों मिलकर इस ऑपरेशन को करते हैं। तो इस ऑपरेशन में जो मुजाहिदीन रहते हैं, मुजाहिदीन का जो मेन अध्यक्ष रहता है उसका नाम अंसारी रहता है। अंसारी अपने 5 आदमियों को, जो बच्चे ही रहते हैं, उनकी एज 18 भी नहीं रहती, 18 के नीचे रहते हैं सारे ही, यानी कि जो सारे माइनर रहते हैं, उन सबको पाकिस्तानी आर्मी की मदद से वह कश्मीर भेज देता है। और उनसे बोलता है कि तुम सभी को कश्मीर के अंदर रहना है, कश्मीरी बनकर, यानी कि किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वह मुजाहिदीन है, जबकि उन्हें यह बनकर रहना है कि वह हिंदुस्तानी है। तो पाकिस्तानी आर्मी की मदद से वह सभी ही कश्मीर चले जाते हैं, यानी कि इंडिया में आ जाते हैं और कश्मीरियों के साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन जो वहाँ पाकिस्तानी आर्मी का मेजर रहता है अबू तारिक, वह इस फैसले से खुश नहीं रहता है। वह ये चाहता है कि पाकिस्तानी आर्मी मुजाहिदीन का साथ नहीं देगी, लेकिन उसके ऊपर ऑफिसरों के दबाव की वजह से उसे उनकी बात माननी पड़ती है और न चाहते हुए भी मुजाहिदीन का साथ देना पड़ता है। इस मूवी का दूसरा सीन स्टार्ट होता है लंदन से। लंदन में एक लड़की रहती है आफरीन, जिसका नाम रहता है, और वह पाकिस्तानी रहती है और पाकिस्तानी यूथ की वो प्रेसिडेंट भी रहती है। वहीं लंदन में वह पढ़ाई करती है कि कॉलेज में उसका एडमिशन रहता है। लंदन में कोई 2 आदमी, यानी कि 2 इंडियन बॉयज़, पाकिस्तानी फ्लैग को जला देते हैं, और जिससे आफरीन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह पाकिस्तानी यूथ प्रेसिडेंट रहती है। तो वह टीवी पर बोल देती है, बहुत ही कुछ बोल देती है कि हम इन सबको बता देंगे, और बहुत ही बुरा भला कह देती है। और उस बात पे वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है कि पाकिस्तानी फ्लैग को जला देते हैं 2 इंडियन। तो बाहर एक गाड़ी खड़ी रहती है और उस गाड़ी के अंदर इंडियन फ्लैग लगा रहता है। तो आफरीन को गुस्सा आ जाता है और वह उस गाड़ी को जला देती है, उस पर वाइन डालकर उस गाड़ी को जला देती है। और वह गाड़ी मिस्टर आनंद मेहता की रहती है, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। और वह आफरीन को बुलाते हैं और आफरीन से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं इसके लिए, लेकिन आफरीन मना कर देती है कि वह सॉरी नहीं बोलेगी। और जो उस कॉलेज के प्रेसिडेंट रहते हैं वो आफरीन से कहते हैं कि अगर वह आनंद मेहता से माफ़ी नहीं मांगेगी तो उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो आफरीन कहती है कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो तो वो दीजिए। तो आनंद मेहता कहते हैं कि तुम्हें 1 मिलियन रुपए पे करने होंगे इस गलती के लिए। पर आफरीन के पास 1 मिलियन रुपए नहीं रहते हैं और वह सॉरी भी नहीं बोलती है। तो वह अपने पिता के पास जाती है और आफरीन अपने पिता से बात नहीं करती है, मतलब कि वह उनसे दूर ही रहती है। लेकिन जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वह अपने पिता के पास जाती है और उसके पिता से वह 1 मिलियन रुपए की मांग करती है, लेकिन उसके पिता उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। तब आफरीन कहती है कि मेरे दादाजी इतने अमीर थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी, तो वह मेरे लिए कुछ तो छोड़ कर गए होंगे, मुझे उनकी संपत्ति में से ही दो, मुझे आपके रुपए नहीं चाहिए, मुझे अपने दादाजी के रुपए चाहिए। तो उसके पिता आफरीन को एक लेटर देते हैं कि तुम्हारे पिता, यानी कि तुम्हारे दादाजी, यह लेटर देके गए थे और यह लेटर तुम्हें इंडिया में सीता महालक्ष्मी के पास तक पहुंचाना है। और यह लेटर अगर वह सीता महालक्ष्मी तक पहुंचा देती है तो वह उसे 1 मिलियन रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वह लेटर, जो कि आफरीन के दादाजी रहते हैं मेजर अबू तारिक को एक इंडियन लेफ्टिनेंट राम ने दिया था। तो वहाँ पर आफरीन सोचती है कि
इंडियन लेफ्टिनेंट राम और मेरे पिता पाकिस्तानी आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी की कैसे दोस्ती हो जाती है और उनके पास लेटर कैसे आता है। तो वह उस लेटर को लेकर इंडिया निकल जाती है सीता महालक्ष्मी तक उस लेटर को पहुंचाने के लिए। वह इंडिया पहुंच जाती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं रहता है कि सीता महालक्ष्मी कौन है और वह कहाँ रहती है, क्योंकि लेटर के पीछे कोई भी एड्रेस नहीं रहता है और वह लेटर 20 साल पुराना रहता है। उसके दादाजी तब फौज में थे, तब किसी इंडियन फौजी यानी कि लेफ्टिनेंट राम ने उन्हें यह लेटर दिया था और उसकी यह अंतिम इच्छा थी कि यह लेटर वह सीता महालक्ष्मी के पास तक पहुंचा दें। और उस बात को पूरे 20 साल गुजर चुके होते हैं। आफरीन इंडिया आती है, वह सीता महालक्ष्मी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं से भी उसके बारे में पता नहीं चलता है कि सीता महालक्ष्मी कौन है। वहीं पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम बालाजी रहता है। वह दोनों ही मिलकर सीता महालक्ष्मी को ढूंढते हैं, लेकिन सीता महालक्ष्मी नहीं मिलती है। तब आफरीन को ध्यान आता है कि उसके दादाजी जब फ़ौज में थे तो वह 1965 था और इधर लेफ्टिनेंट राम 1965 के बीच में फ़ौज में थे। तो पता करते हैं कि 1965 में लेफ्टिनेंट राम कौन था, तो वो उसके बारे में जानकारी लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें लेफ्टिनेंट राम के एक दोस्त के बारे में पता चलता है जिसका नाम विकास रहता है। तो आफरीन और बालाजी दोनों ही विकास के पास जाते हैं और उनसे लेफ्टिनेंट राम के बारे में जानकारी लेते हैं। तो विकास लेफ्टिनेंट राम के बारे में उन्हें बताना शुरू करता है। 1965 में जो पाकिस्तानी मुजाहिदीन का जो अध्यक्ष रहता है अंसारी, वो 5 अपने आदमियों को कश्मीर में भेजता है। वो कश्मीर में रहने लगते हैं कश्मीरियों के बीच, और फिर अपने ही एक आदमी जमील से वह इंडियन आर्मी के पास खबर पहुंचाता है कि कश्मीर के अंदर 5 मुजाहिदीन रह रहे हैं इंडियन बनकर, और यह अंसारी का प्लान रहता है। और अंसारी ही बताता है इंडियन आर्मी को कि 5 मुजाहिदीन रहते हैं और इंडियन आर्मी रहती है जिसमें लेफ्टिनेंट राम रहते हैं। ये सब मिलकर उन 5 मुजाहिदीन को ढूंढ कर और मार देते हैं। और फिर वहाँ पर जो कश्मीर के जो आदमी रहते हैं उन्हें यह लगता है कि इंडियन आर्मी उनके साथ गलत कर रही है, वह उनके बीच रहने वाले आदमियों को ही मार रही है। और इस बीच जो हिंदू रहते हैं वहाँ पर, वो मुसलमान रहते हैं, उन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है। यानी कि जो कश्मीर में रहने वाले मुसलमान रहते हैं वो सोचते हैं कि इंडियन आर्मी यहाँ पर से मुसलमानों को मार रही है, तो वहाँ के जो कश्मीर के जितने मुसलमान रहते हैं सारे ही गुस्सा हो जाते हैं। और यही प्लान रहता है अंसारी का कि कश्मीर के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ही अलग अलग हो जाएं। तो वहाँ पर जितने भी मुसलमान रहते हैं वह हिंदुओं के गांव को जला देते हैं। और वहाँ पर ही जब इंडियन आर्मी पहुँचती है, लेफ्टिनेंट राम वहाँ पर पहुँचते हैं, तो मुसलमानों के बीच और लेफ्टिनेंट राम के बीच काफ़ी लड़ाई हो जाती है। और वह वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर जमील नाम का व्यक्ति भी था। जमील वही व्यक्ति होता है जो अंसारी के पास से खबर लाकर और इंडियन आर्मी को देता है। तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट राम जमील से उन सभी मुसलमानों के सामने पूछवाता है कि असली बात क्या है। तो जमील वहाँ पर बता देता है कि जो 5 लड़के मारे गए थे वो सच में ही टेररिस्ट थे। और ये बात सुनकर सारे मुसलमान दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने इंडियन आर्मी पर गलत शक किया, वो जो 5 आदमी मारे गए थे वो सही में ही टेररिस्ट थे। तो उसके बाद वहाँ पर दोनों ही हिंदू और मुसलमान के बीच में जो लड़ाई हो गई थी वह शांत हो जाती है। और उसके अगले ही दिन एक पत्रकार यानी कि एक प्रेस रिपोर्टर आती है इंडियन आर्मी के पास उनके इस बहुत ही अच्छी कामयाबी के लिए, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई हुई थी उसे ख़त्म करवाने के लिए। तो वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है और वह सभी से पूछती है, सभी आर्मी वालों से, कि आपका यह कैसे किया आपने। और उन सब से कहती है कि अगर आपको अपनी फैमिली को कोई मैसेज देना हो तो आप बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे वो सभी से पूछ लेती है। फिर लेफ्टिनेंट राम का नंबर आता है, तो लेफ्टिनेंट राम कहता है कि मेरा परिवार नहीं है, मैं अकेला हूँ, ना ही मेरे कोई माता पिता हैं, ना ही मेरे कोई भाई बहन है, मैं अकेला हूँ। तो वहाँ पर जब वो रिपोर्टर कहती है कि
आज के बाद लेफ्टिनेंट राम को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके पास फैमिली नहीं है, सभी उनको खत लिखें। तो अगले दिन से ही लेफ्टिनेंट राम के पास हज़ारों की संख्या में खत आते हैं। कोई लिखता है कि बेटा तुम कैसे हो, कोई लिखता है कि भाई तुम कैसे हो। ऐसे उनके पास बहुत से लेटर आते हैं और उनकी एक फैमिली बन जाती है। सब डेली उनके पास हज़ारों खत आते हैं। लेकिन एक खत ऐसा आता है जिसमें यह लिखा रहता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और वह बिल्कुल ऐसे ही खत लिखती है उन्हें जैसे उनकी सही में शादी हो गई हो और वह उनकी ही पत्नी हो। इधर से लेफ्टिनेंट राम भी उन खतों के जो रिप्लाई देता है वह भी उसी अंदाज में देता है, और वह एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। और उस लड़की का नाम रहता है सीता महालक्ष्मी, और जो कि लिखती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और उनकी एक फैमिली बन जाती है। तो लेफ्टिनेंट राम बहुत खुश हो जाता है और वह 2 महीने की छुट्टी लेकर और कश्मीर से हैदराबाद चला जाता है उस सीता महालक्ष्मी को ढूंढने। वह सीता महालक्ष्मी को ढूंढता हुआ हैदराबाद पहुंच जाता है, और लेफ्टिनेंट राम हैदराबाद पहुंच जाता है। हैदराबाद पहुंचकर वह सीता महालक्ष्मी को ढूंढने लगता है और उसे फाइनली सीता महालक्ष्मी मिल जाती है। लेकिन सीता महालक्ष्मी उसे इग्नोर करती है और कहती है कि मैंने वो खत आपको यूं ही लिखे थे और उनका असली जीवन से कोई लेना देना नहीं है, आप वापस चले जाइए। लेकिन लेफ्टिनेंट राम वहाँ से नहीं जाते हैं और सीता महालक्ष्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे सीता महालक्ष्मी भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाती है। राम और सीता दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन अभी तक राम यह नहीं जानता है कि सीता महालक्ष्मी कौन है। वो उसे प्यार करने लग जाता है और दोनों मिलने लग जाते हैं एक दूसरे से। वह जानता है कि सीता महालक्ष्मी एक डांस टीचर है, और सीता महालक्ष्मी पहली बार मिले थे जो कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई हुई थी। मुसलमानों ने हिंदुओं का गांव को जला दिया था। वहाँ पर सीता महालक्ष्मी पहली बार राम से मिली थी। लेकिन राम सीता महालक्ष्मी की शक्ल नहीं देख पाया था, इसलिए उसने सीता महालक्ष्मी को पहली बार हैदराबाद में ही देखा, और धीरे धीरे दोनों ही प्यार करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो कैप्टन विष्णु रहते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट राम से के जो सर रहते हैं कैप्टन विष्णु, उनको पता चलता है कि कोई लंदन से एक लड़की आई है, पाकिस्तानी लड़की है वो, जिसका नाम आफरीन है, और वह राम के बारे में पूछ रही है। तो वह आफरीन को ढूंढने लग जाते हैं, और वह आफरीन के बारे में पता चलाते हैं कि आफरीन क्यों राम को ढूंढ रही है, जबकि वह एक पाकिस्तानी लड़की है और इंडिया में उसे राम के बारे में ऐसी कौन सी जानकारी चाहिए। दूसरी तरफ सीता और राम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीता महालक्ष्मी रहती है उसका असली नाम सीता महालक्ष्मी नहीं रहता है। दरअसल वो हैदराबाद की प्रिंसेस रहती है जिसका नाम नूरजहाँ रहता है, और वह एक मुस्लिम लड़की रहती है। वह राम को ख़त लिखती है और उससे प्यार भी करने लग जाती है, लेकिन वह एक प्रिंसेस रहती है तो उसकी शादी राम से नहीं हो पा सकती। इस वजह से वह राम से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वह अपनी सच्चाई राम को नहीं बताती है कि वह एक प्रिंसेस है। और यहाँ पर जो सीता महालक्ष्मी का भाई रहता है तो उनका ओमान में बिजनेस चलते हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ओमान सरकार उनके जो वहाँ पर जितने भी बिजनेस रहते हैं उन सबको बंद करवा देती है। वहाँ पर ओमान में पूरी तरह से एक तूफ़ान आया होता है, जिस वजह से वहाँ की ओमान सरकार सब बिजनेस बंद करवा देती है और वहाँ की सब बिजनेस को हड़प लेती है। और ओमान के जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनके एक बेटा रहता है। तो यहाँ पर सीता महालक्ष्मी यानी कि नूरजहाँ का भाई रहता है, वह ये सोचता है कि अगर मैं नूरजहाँ की शादी ओमान के प्रिंस से करवा दूँ तो हमारे सारे ही बिजनेस वहाँ पर सेफ रहेंगे। और वह यहाँ नूरजहाँ का प्रपोजल भेजता है ओमान के प्रिंस को, और ओमान के प्रिंस इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सीता महालक्ष्मी मना कर देती है उनसे शादी करने के लिए। लेकिन फिर भी सीता महालक्ष्मी का भाई ज़बरदस्ती हाँ भर देता है और उनसे वादा कर लेता है कि नूरजहाँ की शादी ओमान के प्रिंस से ही होगी। तभी एक रिपोर्टर
उन पर नज़र डालता है कि हैदराबाद की प्रिंसेस नूरजहाँ और लेफ्टिनेंट राम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, और उनकी बहुत सी फ़ोटोज़ वह क्लिक कर लेता है जब वह मिलते हैं, और एक अखबार में निकाल देता है कि हैदराबाद की प्रिंसेस नूरजहाँ को प्यार एक आम आदमी से। और यह खबर ओमान के प्रिंसेस के पास तक पहुंच जाती है, और ओमान के प्रिंस इंडिया आकर बोलते हैं कि यह क्या है जिससे मेरी शादी होने वाली है, वो किसी और से प्यार करती है। तो वहाँ पर नूरजहाँ हाँ बोल देती है कि हाँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ और आपसे शादी नहीं कर पाऊँगी। तो ओमान के प्रिंस जो सीता माँ लक्ष्मी के भाई के जितने भी बिजनेस चलते थे ओमान में, उन सब को बंद करवा देता है, और उनकी जो सारी प्रॉपर्टी रहती है ओमान में उन सभी को हड़प लेता है। और जो कैप्टन विष्णु रहते हैं वह आफरीन को ढूंढ लेते हैं और उसे कस्टडी में ले लेते हैं, और उससे पूछताछ करते हैं कि एक पाकिस्तानी लड़की लेफ्टिनेंट राम के बारे में क्या जानना चाहती है। और गाइस जो कैप्टन विष्णु रहते हैं वो आफरीन को अपनी कस्टडी में लेते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस है जो हम आपको मूवी के लास्ट में बताएंगे कि वह क्यों आफरीन को पकड़ते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो हम चलते हैं वापस 1965 में। तो 1965 में जो इंडियन आर्मी रहती है वो एक सीक्रेट मिशन चालू करती है पाकिस्तान के अंदर जाने के लिए। यह पूरी तरह सीक्रेट होता है, यह किसी को पता नहीं रहता है। इधर दूसरी तरफ जो प्रिंसेस रहती है नूरजहाँ, वह हैदराबाद में अपना सब कुछ छोड़कर और कश्मीर आ जाती है लेफ्टिनेंट राम के पास, और दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट राम पहले ही कश्मीर आ जाते हैं, उनकी 2 महीने की जो छुट्टियां रहती है वो पूरी हो जाती है, और पीछे से सीता माँ लक्ष्मी भी कश्मीर आ जाती है अपना सब कुछ छोड़कर। लेकिन लेफ्टिनेंट राम को अभी तक ये पता नहीं रहता है कि सीता महालक्ष्मी दरअसल नूरजहाँ है, और वह हैदराबाद की प्रिंसेस है, और वह एक उसे आम लेडी समझकर ही दोनों शादी कर लेते हैं, दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। फिर जो इंडियन आर्मी रहती है वो एक सीक्रेट ऑपरेशन चालू करती है। पाकिस्तान के जो अंसारी रहता है उसे मारने के लिए, मुजाहिदीन रहता है वो एक, उसे मारने के लिए ऑपरेशन चालू किया जाता है। तो इसमें कैप्टन विष्णु और लेफ्टिनेंट राम और उनके साथ कुछ और सैनिक पाकिस्तान में एंटर होते हैं। यह पूरी तरह सीक्रेट रहता है, किसी के बारे में से जानकारी नहीं रहती है, और पहले ही बोल दिया जाता है कि अगर वह सेफली वापस आ जाते हैं तो ठीक है, और अगर उनमें से कोई भी वहाँ पर पाकिस्तान में रह जाता है तो फिर यह बोल दिया जाएगा कि यह कोई भी आर्मी का प्लान नहीं था, जबकि वह खुद ज़बरदस्ती ही गए थे। तो इस तरह से ऑपरेशन स्टार्ट होता है, और इंडियन आर्मी के साथ लेफ्टिनेंट राम, कैप्टन विष्णु यह जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, एंटर हो जाते हैं, और जहाँ पर मुजाहिदीन का डेरा रहता है यानी कि जहाँ पर जो अंसारी रहता है उसे मारने के लिए एंटर हो जाते हैं। रात का समय रहता है और इंडियन आर्मी उस डेरे के अंदर घुस जाती है और अंसारी को मार देती है, और वहाँ पर जो मुजाहिदीन का डेरा रहता है उसे भी वह जला देते हैं। लेकिन अचानक से लेफ्टिनेंट राम को आवाज़ आती है एक छोटी सी बच्ची के रोने की, जो अंसारी के साथ रहती है, और उस डेरे के अंदर वह रह जाती है और बाहर से उस पर आग लगा दी जाती है। तो लेफ्टिनेंट राम अपनी जान की परवाह किए बगैर ही उसके अंदर चला जाता है और उस बच्ची को बाहर निकाल कर ले आता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसे चारों तरफ से पाकिस्तानी आर्मी घेर लेती है और बाकी सारे सैनिक वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि लेफ्टिनेंट राम और विष्णु, कैप्टन विष्णु दोनों ही वहाँ पर बच जाते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है, उन्हें पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। दरअसल जो लड़की रहती है वहाँ पर वह एक मुजाहिदीन की भतीजी रहती है। जो मुजाहिदीन 5 मुजाहिदीन पहले इंडिया में आए थे कश्मीर में और उन्हें मार दिया जाता है, उनकी एक भतीजी रहती है वो। तो उसको बचाने की वजह से लेफ्टिनेंट राम और कैप्टन विष्णु दोनों ही पकड़े जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर यानी कि जो आर्मी रहती है, इंडियन आर्मी,
और बाकी जो पूरे इंडिया में यह खबर फैला दी जाती है कि कैप्टन विष्णु और लेफ्टिनेंट राम दोनों ही आर्मी छोड़कर भाग गए हैं। किसी को यह नहीं बताते हैं कि वो एक ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिए हैं, जबकि सबको ये बता दिया जाता है कि वो दोनों ही आर्मी छोड़कर भाग गए हैं। दूसरी तरफ जो सीता महालक्ष्मी रहती है, उसे राम पर पूरा विश्वास रहता है कि वह आर्मी छोड़कर नहीं भाग सकता है, तो वह बार बार आर्मी के जो ऑफिसर रहते हैं उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि राम कहाँ है। तो जब उसे पता चलता है कि राम को पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया है, तो वह अपने भाई से कहती है, उसके भाई की पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक अच्छे संबंध रहते हैं, तो अपने भाई से कहती है कि प्लीज़ राम को पाकिस्तानी आर्मी से वापस ले आइए। उधर दूसरी तरफ जिस बच्ची को राम बचाता है, उसे पाकिस्तानी मेजर जिसका नाम अबू तारिक रहता है, वह अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उस बच्ची का कोई भी नहीं बचा हुआ होता है। अंसारी को भी राम मार देता है, तो वह उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद जो अबू तारिक रहते हैं वह बहुत ही अच्छे आदमी रहते हैं। हालांकि वो पाकिस्तानी मेजर रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे आदमी रहते हैं। वह एक अच्छा बिहेव करते हैं कैप्टन विष्णु और लेफ्टिनेंट राम के साथ। तो अबू तारिक अपने ऑफिसर से कहते हैं कि इंडियन आर्मी के पास जो हमारा एक फ़ौजी है अब्बास, अगर उसे हम पाकिस्तान में लाना चाहें तो हम इन दोनों को इंडिया भेज देंगे, यानी कि राम को और विष्णु को दोनों को ही इंडिया भेज देंगे और इंडिया से अब्बास ले आएंगे, यानी कि एक एक्सचेंज ऑफ़र देते हैं वह इंडियन आर्मी को। तो उधर से जो सीता महालक्ष्मी का भाई आता है पाकिस्तानी आर्मी के पास कि राम को छोड़ दीजिए, हम आपके अब्बास को दे देंगे। तो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी डिसाइड करती है कि आप हमारे अब्बास को छोड़ दीजिए, लेकिन हम इन दोनों में से यानी कि राम और विष्णु में से केवल एक ही आदमी को वापस भेजेंगे। तो और ये डिसाइड करना वो राम और विष्णु के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप में से किसको जाना है और किसको पाकिस्तानी आर्मी के पास ही रहना है। तो वहाँ पर कैप्टन विष्णु तैयार हो जाते हैं वहाँ से जाने के लिए। लेफ्टिनेंट राम उनसे छोटा रहता है, तो वह बोलता है कि सर आप जाइए। इधर कैप्टन विष्णु आफरीन को ढूंढ निकालता है और आफरीन को बताता है कि जो छोटी सी लड़की रहती है जिसे राम ने बचाया था वो तुम ही हो। तो आफरीन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ जो बालाजी रहते हैं वह लेटर को लेकर और सीता महालक्ष्मी के पास तक पहुंच जाते हैं और सीता महालक्ष्मी को वो लेटर दे देते हैं। सीता महालक्ष्मी उस लेटर को पढ़ती है और यहाँ पे जो कहानी चालू रहती है, लेफ्टिनेंट राम पाकिस्तानी आर्मी के कब्ज़े में ही रह जाते हैं और विष्णु को वह छोड़ देते हैं। लेकिन विष्णु को पाकिस्तानी आर्मी छोड़ने से पहले उनसे बोलती है कि तुम्हारी जितनी भी फैमिली है इंडिया में, उन सब के साथ हमारे एक एक मुजाहिदीन हैं। अगर वह इंडिया के जो भी इंडियन आर्मी के जितने भी चेक पोस्ट हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं देंगे तो वह उन सबको मार देंगे। लेकिन विष्णु इंडियन आर्मी के चेक पोस्ट के बारे में बताने से मना कर देता है। पहले वह राम से पूछते हैं, राम भी मना कर देता है, उसी के साथ विष्णु भी मना कर देता है। लेकिन वह विष्णु के परिवार को मारने की धमकी देते हैं और जो कैप्टन विष्णु रहते हैं वो सारे चेक पोस्ट के बारे में, इंडिया की सारे चेक पोस्ट के बारे में बता देते हैं और पाकिस्तानी आर्मी उन्हें छोड़ देती है और राम को अपने कब्ज़े में रखती है और साथ ही राम को वह मार देते हैं। लेकिन पूरी इंडिया में यह खबर फैल जाती है कि लेफ्टिनेंट राम ने पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया के सारे चेक पोस्ट के बारे में बताया और वह एक गद्दार है। उसी के साथ इंडियन आर्मी उसे एक गद्दार घोषित कर देती है और विष्णु इंडिया अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच जाते हैं। लेकिन सारे जो चेक पोस्ट के बारे में बताते हैं वह विष्णु रहता है, यानी कि जो इंडियन आर्मी के साथ असली गद्दारी करता है वह विष्णु करता है, कैप्टन विष्णु करते हैं। और इसी के साथ जो खत यहाँ पर सीता महालक्ष्मी के पास आ पहुँचा है उसमें
सारी बातें लिखी रहती है और वह खत लेकर वह सीता माँ लक्ष्मी इंडियन आर्मी के पास पहुंच जाती है और इंडियन आर्मी को सारी बात बताती है कि उसका जो पति थे राम, वो गद्दार नहीं थे, जबकि सारे चेक पोस्ट के बारे में, जितने भी इंडियन आर्मी के चेक पोस्ट थे उन सब के बारे में कैप्टन विष्णु ने बताया था। और कैप्टन विष्णु को इंडियन आर्मी पकड़ के ले जाती है और कैप्टन विष्णु अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट राम को अपनी बहादुरी के लिए और इंडियन आर्मी की तरफ से सम्मानित किया जाता है, उनकी पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। और जो आफरीन रहती है वह आनंद मेहता को सॉरी भी बोलती है और साथ ही 18 हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी जेल से रिहा भी करवाती है।